ठीक है। फर्स्ट हाउस मैंने आपको बोला कि आपकी बॉडी है। ठीक है। सेकेंड हाउस में जब आप जाते हैं तो डेट इज योर फैमिली। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स। फोर्थ हाउस आपकी माता। फिफ्थ हाउस आपके बच्चे। सिक्स हाउस आपके कंप्यूटर। सेवंथ हाउस आपका स्पाउस। तब एट हाउस में आके आपकी डेथ होती है। एट हाउस को आपके डेथ का हाउस यानी कि शरीर का एक क्षय बताया गया है। एट हाउस को इसलिए शमशान भी कहा गया है। अब आप यहां देखेंगे कि जब मैंने आपको राशियां पढ़ाई थी, मैंने आपसे कहा था कि कुछ ग्रहों की अपनी दो दो राशियां हैं। अगर आप इस लॉजिक से समझेंगे, आप देखेंगे मेष राशि जब हम नेचुरल जॉडियक उठाते हैं तो फर्स्ट हाउस में आती है। और वृश्चिक राशि भी एट हाउस में आती है। फर्स्ट हाउस योर बॉडी और एट हाउस योर डेथ। डेथ किसकी? बॉडी की, यानी कि मृत्यु केवल आपके शरीर की होती है। तो एट हाउस यहां पर ये दिखाएगा कि आपको केवल जीवन और मृत्यु का ज्ञान देगा, किंतु वहां उस चक्र में फंसा कर रखेगा। एट हाउस आपको मोक्ष नहीं देगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस से और एट हाउस के बीच के अगर आप हाउसेस का कैलकुलेशन करेंगे तो वो हाउसेस क्या है? आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपका माता है, आपके दोस्त हैं, और हमारे जितने भी ऋण बंधन हैं, भाई इस भाई। इस जन्म के हों, पिछले जन्म के हों, या उससे पिछले जन्म के हों, वो सारे के सारे ऋण बंधन परिवार के और सोसाइटी के लेवल के ही हैं। बहुत सारे लोग जन्म कुंडली मिलाते हैं विवाह से पहले। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि कुंडली मिलाने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में स्पाउस वही मिलना है जो आपके लिए डेस्टाइंड है। अब मान लीजिएगा आप कुंडली मिलाकर अपना जीवन साथी तो चलिए चुन लेंगे, एक कोशिश आपने कर ली कि 10 कुंडलियों में से कोई एक कुंडली आपने मिलाने की कोशिश कर ली, हालांकि मिलेगी भी वही जिसके साथ आपके वो कर्म बंधन है। किंतु विवाह होने के बाद अगर संतान होगी तो आप कहाँ से संतान की कुंडली मिलाओगे? आपके पास क्या ये ऑप्शन है ये चूज करने का कि भाई ये मेरी संतान होगी या नहीं होगी? अब वो अच्छी निकले या बुरी निकले, वो आपके अपने कर्म ही है। जो संतान आपके घर में आई है वो उसके अपने कर्म है कि उसके आपके ऋण बंधन जुड़े हुए हैं, तो वो आपके घर आई है। तो इसलिए फर्स्ट हाउस से और एट हाउस तक जितना भी है वो शरीर के लेवल पे है। अब उसके बाद आ जाता है आपका नाइन्थ हाउस। आप देखेंगे एट हाउस के बाद की जो जर्नी शुरू होती है वो होती है मोक्ष जर्नी। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में, सभी हिंदू धर्म हो या अन्य कोई भी धर्म हो, सभी में कहा गया है कि इस शरीर के बाद हमारे पुण्य ही हमारे साथ जाते हैं। तो नाइन्थ हाउस हमारे पुण्यों का, हमारे भाग्य का भाव है, क्योंकि भाग्य कैसे बनता है? भाग्य बनता है हमारे कर्मों से। हम अच्छे कर्म करेंगे, आज हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं तो कल को वही चीज हमारे भाग्य में परिवर्तित हो जाएगी। अगर मैं आज किसी की कोई हेल्प कर देता हूँ तो कल को नेचुरली अगर मुझे कोई जरूरत पड़ती है और उस व्यक्ति को पता चलता है कि वो मेरी हेल्प कर सकता है तो वो मेरी हेल्प करेगा। तो डेट इज भाग्य। भाग्य और क्या है? उसी को तो कहते हैं ना कि भाग्य से यार मुझे एक भला व्यक्ति मिल गया, उसने मेरा ये काम कर दिया। टेंथ हाउस हमारे कर्म। हमारे कर्मों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इलेवेंथ हाउस हमारी इच्छाएं हैं। भाग्य और कर्म के बीच में और मोक्ष के बीच में मैं एक पहले आपके सामने होरोस्कोप खोल लेता हूँ, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है। ये ये हो गया हमारा नाइन्थ हाउस भाग्य। ये हो गया हमारा टेंथ हाउस। ये हमारा इलेवेंथ हाउस। और ये ट्वेल्थ हाउस हमारा कर्म। कर्म से हमें मिला पुण्य। अब कर्म और पुण्य के बाद जो मोक्ष के बीच में एक सबसे बड़ी बाधा है वो इलेवेंथ हाउस, जिसको कि मैंने आपसे कहा था इच्छा का भाव। ज्योतिष शास्त्र में या धर्म शास्त्र में ये कहा गया है कि हमारी इच्छाएं ही मोक्ष के मार्ग में बाधा बनती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में भी होता है और उसके प्राण नहीं छूट पा रहे होते, तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि भाई कोई इच्छा शायद इसकी बाकी रह गई, जिस वजह से इसके प्राण नहीं छूट रहे। तो कर्म, भाग्य के और मोक्ष के बीच में ये इलेवेंथ हाउस की सबसे बड़ी बाधा होता है। और इलेवेंथ हाउस का जो आप देखेंगे सीधा संबंध अगर बनता है तो वो हमारे, अभी मैंने एस्पेक्ट्स आपको नहीं समझाइए मगर एस्पेक्ट्स एक थोड़ा सा बता रहा हूँ, हमारे जो है फिफ्थ हाउस से बनता है, हमारे थर्ड हाउस से बनता है। तो यानी कि हमारी संतान को लेकर कोई इच्छा है, हमारी प्रॉपर्टी को लेकर कोई इच्छा है, क्योंकि इलेवेंथ हाउस हमारे गेम्स को शो करता है, या हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को, फ्रेंड सर्किल को लेकर कुछ इच्छा है। ठीक है। वो हमारे मोक्ष में बाधा बन रही है। स्टिल जब हम यहाँ मृत्यु की अवस्था में आ जाते हैं, जब हमारा यहाँ शमशान में हमारा शरीर डिस्ट्रॉय हो गया, तो शरीर का नया जन्म हमारे इस भाग्य कर्म के हिसाब से हुआ, भाग्य के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, कर्म में जो हमें कर्मों का फल मिला उसके हिसाब से, तब हमारी यहाँ से एक नई जर्नी शुरू हुई, और उस जर्नी के बाद ये आ गया हमारा फर्स्ट हाउस। तो इसको एक यात्रा कहते हैं, एक जर्नी कहते हैं। तो ये जो होरोस्कोप है, अगर इसके हम 12 हाउसेस को बहुत लॉजिकली अगर समझे तो ये एक पूरी जर्नी है। ये एक शरीर की जर्नी है। अब शरीर का जन्म भी कहाँ से होता है? भाई हमें जन्म अपने भाग्य से, अपने कर्मों से मिला है। आज मुझे जिस परिवार में जन्म मिला है वो मेरे भाग्य से मिला है, आपको जिस परिवार में मिला है वो आपको आपके भाग्य से, आपके कर्मों से मिला है। अब एक लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि भाई एक दिन में लाखों बच्चे पैदा होते हैं, अब कोई बच्चा अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, कोई बच्चा रिक्शा वाले के घर में पैदा हो रहा है, तो वो उस बच्चे के अपने संस्कार है ना, उसके कर्म बंधन है ना, जिस परिवार के साथ उसके पूर्व जन्मों के संस्कार रहे हैं उसी में वो आत्मा जन्म लेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि मेरे घर में कोई ऐसी संतान जन्म ले ले या आपके घर में कोई ऐसी संतान जन्म ले ले जिसके आपके कोई पास्ट रिलेशन ही नहीं रहे हों। तो ये जो हाउसेज है ना, 9, 10, 11, 12, यही हमारी आगे की जर्नी को कंट्रोल करते हैं। अब इन्हीं से जब यहाँ इच्छाओं से मुक्ति हो जाती है ना, तभी व्यक्ति इस मार्ग की ओर बढ़ता है, 12th हाउस, दैट इज एंड। यहां से ही फिर आपको परम मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। तो ये हाउस हुआ जो 8th हाउस है, ये आपको ज्योतिष तंत्र मंत्र दुनिया भर का ज्ञान दे देगा, दुनिया भर की आपसे रिसर्च करा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये हाउस, यही वो हाउस है जो कि आपको इन सारे हाउसेस से मुक्ति दिलाएगा। मगर ये हाउस मुक्ति आपको कब दिलाएगा? जब आपको ये हाउस और ये हाउस सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर कौन सा हाउस, 9th या 10th और 11th? 9th, 10th, 11th, ये तीनों ही कह लीजिएगा आप, क्योंकि 9th से हमारे भाग्य होंगे। हमारे जो अच्छे कर्म हम करेंगे वो पुण्यों में बदलेंगे। पुण्यों में बदलेंगे तो हमें उनका कुछ कर्म फल मिलेगा। प्रकृति का नियम है, जब आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपको उसके लिए कुछ कर्म भी मिलेंगे और उसके लिए कुछ पुण्य मिलेंगे। इसलिए 11th हाउस को हमारी इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, अभी ठीक है अलग लैंग्वेज में समझते हैं। 10th हाउस मैंने आपको बताया था ये हमारा प्रोफेशन है, और 11th हाउस हमारा प्रोफेशन से आने वाला गेन है ना। हाँ। तो आप कोई काम कर रहे हो या मैं कोई काम कर रहा हूँ, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कमाने के लिए कर रहा है, या नेम फेम के लिए कर रहा है, यानी कि किसी ना किसी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा है। तो जब आप इस 10th हाउस और इस 11th हाउस से मुक्त होते हैं, यानी कि ना तो कोई काम करने की इच्छा, ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा, तब आप 12th हाउस में एंट्री करते हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो ये हाउस आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, तब आप इस 12th हाउस की जर्नी में एंट्री करेंगे। ठीक। अब हमारे हाउसेज में आप देखेंगे कि फर्स्ट हाउस, मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा बॉडी है, पूरी की पूरी किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी, किसी व्यक्ति का फर्स्ट इंप्रेशन ये फर्स्ट हाउस के द्वारा ही कंट्रोल होता है। फर्स्ट हाउस में कौन सी साइन है, कौन सा प्लेनेट है, वो ही एक इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन देगा। अब होता क्या है ना, किसी व्यक्ति को देखकर आप पहली बार किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ही सज्जन है, या आपका उसके साथ मन मिलने लगता है। वहीं दूसरा किसी व्यक्ति को देखकर आपको लगता है कि यार भले ही वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो मगर आपका मन नहीं मिल पाता। तो वो जो फर्स्ट अपीयरेंस है ना, वो आपका ही फर्स्ट हाउस ही है। अब फर्स्ट अपीयरेंस किस तरह का होगा? वो यहाँ पर बैठने वाले प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पर बैठने वाली राशि के अकॉर्डिंग होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का राहु लगन में बैठा हो, किसी व्यक्ति का राहु लगन में बैठा हो, अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जिस व्यक्ति का गुरु लगन में बैठा हो, दो अलग अलग लोग अगर मिलते हैं, तो उन दोनों को कभी भी एक दूसरे के साथ फ्रेंडली फील नहीं होगा। क्यों? गुरु जहां हो गया ब्राह्मण, गुरु जहां हो गया ज्ञान, गुरु जहां हो गया एक सात्विक कर्म, वहीं राहु क्या हो गया? एक पाप कर्म। दोनों की जो वाइब्स हैं वो एकदम अपोजिट हो गई। जो फर्स्ट इंप्रेशन एक दूसरे के लिए जाएगा, जो राहु वाला है वो गुरु लगन वाले को देखता, उसका माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा कि ये इंसान बहुत बड़ा है। मगर जिसके लगन में गुरु है, वो जब ऐसे व्यक्ति को देखेगा जिसके लगन में राहु है, तो उसके माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा कि इंसान धोखेबाज है, भले ही वो धोखेबाज ना हो। मैं एक फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो फर्स्ट हाउस हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है। इसके बाद सेकंड सर हाउस। लगन, जी हाँ जी। सर, लगन में अगर कोई ग्रह ही ना हो फिर लगन में कैसे कोई, हाँ रहेगा? लगन में अगर कोई ग्रह नहीं है तो लगन में कोई राशि होगी, और लगन का स्वामी कहीं बैठा होगा, है ना, उस राशि का कोई स्वामी होगा ना। हाँ सर, हाँ। अगर क्योंकि मैंने आपको कल क्या कहा था कि भाई 4-5 भावों के अंदर ही ग्रह होते हैं लोगों के। 9 ग्रह कुल हैं, 12 भावों में बैठ ही नहीं सकते। किसी का लगन खाली होगा, किसी का पंचम भाव खाली होगा, किसी का सप्तम खाली होगा। तो वहां की कोई राशि है, उस राशि के स्वामी को आप देख लीजिएगा। चलिए यहीं पर हम इसको ले लेते हैं, आपके प्रश्न को ही अच्छा प्रश्न है। मान लीजिएगा लगन खाली है, धनु लगन है, ठीक है, धनु लगन है, और जो इसके स्वामी है गुरु है। ये सर। अब एक व्यक्ति का जो है लग्न वृश्चिक है, इसके स्वामी मंगल है। ठीक है, मंगल मान लीजिएगा कहीं पर भी बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, मगर मंगल इसके राहु के साथ में बैठे हैं। तो इस व्यक्ति का फर्स्ट इंप्रेशन वही बनेगा, क्योंकि इसके लग्नेश के ऊपर राहु का प्रभाव आ गया ना, कहीं पर भी ये बैठा हो सर। सकता है। अब गुरु, अब नाड़ी ज्योतिष में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम गुरु का इंपॉर्टेंस देते हैं, जीव लगन। तो हमने मान लीजिएगा गुरु इस राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में बैठा है, हमने इसको लगन बना लिया। अब वो वृश्चिक राशि का स्वामी भी जो मंगल है वो कहीं पर तो बैठेगा ना, किसी ग्रह के साथ में बैठेगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन आप कहाँ से लेंगे? मंगल के द्वारा ले लेंगे, मंगल पर आने वाले प्रभाव से ले लेंगे। ठीक है। ये सर ठीक है। अब बात करते हैं बाकी हाउसेस के बारे में। तो देखिएगा, ये तो आपका फर्स्ट हाउस हो गया। अब फर्स्ट हाउस जैसे कि मैंने कहा आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर आप किसी व्यक्ति का फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे तो उसका लुक भी देखेंगे। आप देखेंगे इस व्यक्ति का रंग गोरा है या काला है, इस व्यक्ति की आंखें ठीक है नहीं है, इसके कान ठीक है नहीं है, इसके बाल ठीक है नहीं है। तो आप देखेंगे ज्योतिष में
ये जो 12 हाउसेज है ना, ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी है। इसमें आपका ये सेकंड हाउस आपकी राइट आई और ये 12th हाउस आपकी लेफ्ट आई है। तो हमारी आंखें जो हैं हमारे बारे में 50% से ज़्यादा बताती हैं, क्योंकि जब हम किसी इंसान को पहली बार देखते हैं तो उसकी एक्टिविटीज देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इंप्रेशन जाएगा वो इन दो हाउसेस के द्वारा भी जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये केवल एक डिजाइन बनाया गया है हमारे समझने के लिए। आसमान में अगर देखें तो वहां पर कोई लाइंस नहीं है, केवल ये 30-30 डिग्रीज में डिवाइड किया गया है। और इनको समझने के लिए अभी मान लीजिए किसी का चेहरा बहुत अच्छा हो सकता है, मगर हो सकती है उसकी आई साइट बहुत खराब हो सकता है उसको बहुत मोटा चश्मा लगाना पड़ता हो, जैसे कि अभी मुझे तो लैपटॉप की वजह से लगाना पड़ता है, क्योंकि इरिटेशन होता है 2 घंटे 3 घंटे बैठने के बाद। मगर बहुत से लोगों की आइज बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। तो उसमें क्या आपका सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करेगा, 12th हाउस रिप्रेजेंट करेगा। ये हाउसेज जब अफेक्टेड होंगे तो आपका यहाँ शक्ल तो बहुत अच्छी हो सकती है, मगर यहाँ पर आपको आइज रिलेटेड इश्यूज होंगे। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है जिन लोगों के सेकंड हाउस में राहु हो या शनि हो या केतु हो या 12th हाउस में राहु शनि केतु हो, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक तरह से राहु पापी ग्रह हो गया, शनि पापी ग्रह हो गया, और प्रकाश के दुश्मन ग्रह हैं। क्योंकि आइज क्या है, आइज प्रकाश है हमारा। अगर हम यूनिवर्स की भी बात करें तो यूनिवर्स में सूर्य और चंद्र, इन दो को आंखें माना गया है इस यूनिवर्स की। इन दोनों के पास ही प्रकाश है। और ज्योतिष में आंखों का कारक सूर्य और चंद्र को माना गया है। जब आप लिख रहे थे तो मैंने लिखवाया भी होगा, शायद नहीं लिखवाया तो लिखिए, सूर्य हमारी राइट आई का कारक है और चंद्र हमारी लेफ्ट आई का कारक है। तो ये जो पूरा होरोस्कोप है ये केवल हमारी कुंडली नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स की कुंडली है। इसलिए अगर आप इसको जब इस तरह से ब्रॉड तरीके से समझेंगे ना